नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल जो हो रहा है वो अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक बात साफ साफ नजर आती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महायुति नाम का जो गठबंधन है उसके सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस आहिस्ता आहिस्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल पड़े। नरेंद्र मोदी ने पिछले 25 साल में स्टेप बाय स्टेप जिस ढंग की राजनीति की है, बिल्कुल उसी तरीके से धैर्य रखते हुए, संयम रखते हुए देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति का चेहरा और तरीका बदलने की कोशिश में लगे। आपको याद होगा कि 21वीं शताब्दी के आरंभ में गुजरात में एक तरीके से पूरी इनडिसिप्लिन थी। बीजेपी को वोटर लगातार सत्ता में लाना चाहता था, लेकिन बीजेपी के एमएलए जो थे, विधायक थे, उनको तोड़ तोड़ कर कांग्रेस गुजरात में सत्ता बदलाव करना चाहती थी। आपको याद होगा कि केशुभाई पटेल, उनके खिलाफ बीजेपी के ही शंकर सिंह वाघेला खड़े हो गए। आखिर में कांग्रेस ने उनको भी थोड़ा अलग किया और कांग्रेस के सपोर्ट से शंकर सिंह वाघेला मुख्यमंत्री बने। फिर शंकर सिंह वाघेला ही कांग्रेस में चले गए और फिर से चुनाव हो गया। उसमें फिर से बीजेपी पूरे बहुमत से आई, केशुभाई पटेल फिर से मुख्यमंत्री बने। लेकिन बीजेपी में जो विधायक चुनकर आते थे उनकी आपस में नहीं बनती थी। एक तरीके से पहले कांग्रेस पार्टी में सत्ता की लालसा से जो गुटबाजी चलती थी, बस वही बीजेपी के नाम पर होने लगा। 1970 के दशक के बाद कांग्रेस का जो ढांचा था वो गुजरात में बिगड़ता गया। हितेंद्र देसाई वगैरह, मोरारजी देसाई, ऐसे दिग्गज नेता हट गए। इसका कारण इंदिरा गांधी ने आहिस्ता आहिस्ता करके ऑल इंडिया लेवल पर अपना नेतृत्व पक्का करने के लिए, तगड़ा और भक्कम करने के लिए, एकमेव द्वितीय करने के लिए हर राज्य का जो स्ट्रांग नेता था उसको दुबला बनाने की कोशिश की, योजना चलाई। महाराष्ट्र में यशवंतराव चव्हाण हो, गुजरात में मोरारजी देसाई हो, यूपी में चंद्रभानु गुप्ता हो, या बंगाल में अतुल्य घोष हो, तमिलनाडु में कामराज हो, जो कोई बड़े नेता थे, निजलिंगप्पा हो कर्नाटक के, एक एक जो क्षेत्रीय छत्रप थे, नेहरू के जमाने से चलते आए हुए, उनके पर काटना इंदिरा गांधी ने शुरू किया। और उसी कारण से जो गुजरात में हुआ, कांग्रेस पार्टी देखते देखते बिखरती गई। हर राजनीति में काम करने वाला जो छोटा मोटा कार्यकर्ता होता है उसकी बड़ी अभिलाषा होती है, उसको भी सत्ता लालसा होती है। और जब इंदिरा जी जैसा खिलाड़ी उनको उनके साथ खेलना चाहता है तो हर एक के मन में लालसा डाल देता है कि भाई तू भी चीफ मिनिस्टर हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ 2019 में उद्धव ठाकरे को सत्ता लालसा थी तो शरद पवार ने उनको मुख्यमंत्री बनाने की लालच दी और वो भागकर आ गए। वही 2070 के बाद आहिस्ता आहिस्ता गुजरात में अपनी ही पार्टी में इंदिरा जी करती गई और एक के बाद एक चीफ मिनिस्टर होते गए, बिगड़ते गए, बनते गए। सरकार टूटती गई, सरकार बनती रही। और आहिस्ता आहिस्ता जिस कांग्रेस को गुजरात में कोई हरा नहीं सकता था, ऐसे गुजरात में कांग्रेस पार्टी विकलांग होते गई और उसका फायदा उठाकर पहले जनता दल और फिर बीजेपी सशक्त होती गई। और आज
अगर गुजरात में पार्टी सशक्त हो गई है, इसका कारण कांग्रेस को हराने के बाद बीजेपी में जो सत्ता लालसा पनप रही थी, उसको बुरी तरह से कुचलना जरूरी था। जो काम केशुभाई पटेल नहीं कर पा रहे थे, ना शंकर सिंह गोयल कर पा रहे थे, ना बाकी के बीजेपी के नेता कर पा रहे थे। आपको अभी नाम भी याद नहीं है, काशीराम राणा, सुरेश मेहता, केशुभाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला, ऐसे दिग्गज नेता थे बीजेपी में जब नरेंद्र मोदी पहली बार मुख्यमंत्री बने 2001 में। और सब मानते थे कि ये तो कभी एमएलए नहीं बना, मोदी तो कभी चुनाव लड़ा भी नहीं है, ये क्या सरकार चलाएगा। ऐसा 25 साल पहले कहा जाता था जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन मोदी के दिमाग में कुछ तो आइडिया थी, उनके पास कोई तो प्लान था। मोदी जी को जबरदस्ती मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने कभी पार्टी के पास टिकट नहीं मांगा। वो ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का काम करते रहे, टिकट का बंटवारा करते रहे, लेकिन टिकट नहीं मांगा। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि बार बार जो मुख्यमंत्री बनता है या जिसको बनाया जाता है, उसके खिलाफ एक एमएलए का गुट खड़ा हो जाता है। पार्टी गुटबाजी से बीमार हो गई है, तो उससे निकालना है तो कोई ऑर्गेनाइजर को बनाना पड़ेगा। इसलिए वाजपेयी, अडवाणी, इन्होंने मिलकर नरेंद्र मोदी के सर पर यह जिम्मेदारी दे दी कि जाओ गुजरात में, जाओ गुजरात में और पार्टी और सरकार संभालो। उस वक्त की बात इतनी बुरी थी, बीजेपी की हालत इतनी बुरी थी कि 4 में से 3 कॉरपोरेशन कांग्रेस ने जीत लिए थे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और जो जिला परिषद वगैरह होती है, उसमें 2-3 छोड़कर सबकी सब कांग्रेस जीत गई थी। तो पार्टी को भी संभालना था और सरकार को भी संभालना था। ऐसे में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने पहले तय किया था कि ये सत्ता लालसा में लड़ने वाले नेता है, उन सबके पर काटने पड़ेंगे, उनको राजनीति से ब्रुटली, क्रूर होकर हटाना पड़ेगा। झगड़ा करके नहीं होगा, बोलने की जरूरत नहीं होती। राजनीति एक ऐसी चीज है कि राजनीति में किसी की कत्ल करने की जरूरत नहीं होती, उसको इतना कमजोर बना के रखो कि वो बगावत करने का सोचे भी ना। तो मोदी जी ने गुजरात में 2001 के बाद जो राजनीति की है, वो अगर हम बारीकी से समझने की कोशिश करें तो जो पार्टी की पुरानी लीडरशिप थी, पुराने मोल्ड की थी, पुराने सोच की थी, उन सबको हटाना उन्होंने जरूरी माना। जैसे हम देखते हैं ना, रीडेवलपमेंट होती है, एक बिल्डिंग गिराई जाती है, एक इमारत तोड़ी जाती है, वो प्लॉट, वो भूखंड जमीन खाली की जाती है और उस पर एक नई इमारत खड़ी कर दी जाती है। तो मतलब ये है कि अगर आपको नई इमारत खड़ी करनी है तो जो पुरानी इमारत है उसको गिराना पड़ता है, ढहना पड़ता है। तो मोदी जी ने इसकी चर्चा नहीं की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आउटडेटेड सोच वाले, पुरानी सोच वाले जो नेता थे, उनके साथ झगड़ा नहीं किया, लेकिन बड़ी कुशलता से एक एक नेता को निष्क्रिय करते गए। काशीराम राणा, सुरेश मेहता वगैरह जो नेता थे, वो आज कहाँ है, उनका नाम तक किसी को आज याद नहीं है। तो इस तरीके से देखते देखते 2002 के बाद बाकी के नेता इतने हट गए कि 2007-8 के बाद गुजरात का मतलब नरेंद्र मोदी ऐसा हो गया था। हाँ, उस दंगे का उनको फायदा मिला, वो बात तो है, लेकिन अगर आपके पास संगठन कौशल्य नहीं होता, जनमानस की जान नहीं होती, समझ नहीं होती, तो आप इस ढंग का पॉलिटिक्स नहीं कर पाते।
खबरें उलट सुलट आती है। मोदी को तो दुनिया भर का मीडिया खत्म करने पर तुला हुआ था। दंगा तो गुजरात का था, भारत में उस पर एक तक केस खड़ी नहीं हो पाई। लेकिन अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर बहुत सारे देशों ने मोदी को मौत का सौदागर मानकर अपने देश में आने से प्रतिबंध तक लगाया था। मोदी के खिलाफ सिर्फ उसी राज्य की बात नहीं चल रही थी, भारत की बात नहीं थी, पूरा देश, पूरी दुनिया मानो मोदी को खत्म करने पर तुली हुई थी। लेकिन खबरें क्या आ रही है, बदनामी क्या हो रही है, उससे मोदी कभी विचलित नहीं हो गया। वो अपने तरीके से अपने उद्दिष्ट के ओर चलते रहे, अपना मकसद मन में तय करके चलते रहे। और एक एक साथी उनके साथ आ गए। अमित शाह अचानक आसमान से नहीं टपके। अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक स्कूटर पर आगे और पीछे बैठकर गुजरात के अहमदाबाद के रास्तों पर घूमने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता थे। वहां से वो एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे को जानते, और एक के दिमाग में क्या चल रहा है दूसरे को अपने आप पता चलता है। इस ढंग से वो जुड़े हुए, और दोनों ने मिलकर जिस ढंग से गुजरात में अपनी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस में बैठे हुए सत्ता के लालची नेताओं को मंच से हटा दिया है। आज गुजरात में नाम लेने के लिए आपको कोई कांग्रेस का नेता दिखाई नहीं देता। इसको उठाओ, उसको उठाओ, दूसरी पार्टियों से नेता उठाकर लाए जाते हैं, एमएलए उठाकर लिया जाते हैं, और उन पर कांग्रेस पार्टी का गुजारा चल रहा है। तो ये जिस ढंग से नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में अपनी पकड़ पक्की कर ली, बिल्कुल उसी ढंग से आज महाराष्ट्र की राजनीति को आप देखो, समझने की कोशिश करो कि मोदी जी ने पिछले 25 साल में गुजरात में किस ढंग की राजनीति की। और फिर 2014 के बाद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होने के बाद देवेंद्र फडणवीस किस ढंग की राजनीति कर रहे हैं, कहा एग्रेसिव होते, कहा बैकफुट पर जाते। ये छोटी छोटी बातें अगर आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस वक्त के नरेंद्र मोदी से आप उनकी तुलना करें तो आपको पता चलेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो बहुत बड़ा उलटफेर पिछले 10 सालों में, 11 सालों में हम देख रहे हैं, तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर 14 के बाद देवेंद्र फडणवीस चल पड़े। देवेंद्र फडणवीस लाइमलाइट में कब आए? 2014 में वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तब। उसके पहले 2 साल वो महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। उसके पहले एमएलए थे, उसके पहले नागपुर के मेयर थे। लेकिन आप 2005 या 2004 के जमाने में जाओ तो देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में भी कोई जानता नहीं था। कम से कम बीजेपी का बड़ा कार्यकर्ता भी मोदी जी को नहीं जानता था। गोपीनाथ मुंडे, नितिन गडकरी, एकनाथ खड़से, ऐसे एक से बढ़कर एक महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता हुआ करते थे। उसमें फडणवीस की गिनती नहीं होती थी। एक कार्यकर्ता बनकर, आरएसएस का स्वयंसेवक बनकर देवेंद्र फडणवीस अपनी राजनीति और अपना काम करते रहे। लेकिन जब 2014 में अचानक से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया तब वो भी इतने अननुभवी थे जितने कि 2001 में नरेंद्र मोदी अननुभवी थे, इनएक्सपीरियंस थे। लेकिन जिस ढंग से प्रशासन पर अपनी पकड़ जमाना और अलग अलग पार्टियों में अपनी पैठ जमाना, ये काम जिस ढंग से देवेंद्र फडणवीस ने पिछले 10 सालों में किया है, वो देखे तो उनके सामने
नरेंद्र मोदी एक आदर्श है, ये हमें समझ में आता है। और इसलिए मैंने पहले कई मराठी में वीडियो भी किया था। देवेंद्र फडणवीस से पंगा लेने से पहले शरद पवार को यह सोचना जरूरी था 8-10 साल पहले कि नरेंद्र मोदी ने केशुभाई का क्या किया। एक तरीके से केशुभाई पटेल गुजरात में मानो शरद पवार जैसे दिग्गज नेता थे। वो सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद केशुभाई का पूरे गुजरात में दबदबा था। जैसे शरद पवार को स्ट्रॉन्ग मराठा बोला जाता है, मराठा कम्युनिटी का नेता माना जाता है, केशुभाई पटेल वैसे ही पटेल समाज के टॉपमोस्ट नेता थे। केशुभाई को कुछ बोलो तो पटेलों का अपमान हुआ, इस ढंग से बोला जाता था। तो नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से केशुभाई पटेल को पॉलिटिकल मंच से हटा दिया ने, पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पॉलिटिक्स जो भी करो, लेकिन जनता के लिए स्थैर्य स्टेबिलिटी आवश्यक होती है। जनता के जीवन में, आम जनता के जीवन में स्टेबिलिटी लाना जरूरी होता है। आपकी राजनीति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो आम जनता के जीवन को अस्थिर कर दे। शरद पवार हो या केशुभाई पटेल हो, उनका अहंकार और उनकी राजनीति अपने ही राज्य में स्थैर्य नहीं ला पाई, और इसलिए केशुभाई पटेल जिस ढंग से राजनीति में फेल हो गए, आज हम शरद पवार उसी तरीके से फेल होते हुए देख रहे हैं। तो केशुभाई के राजनीति के पर काटने वाले नरेंद्र मोदी थे। महाराष्ट्र में शरद पवार को आमने सामने खड़ा होकर रोकने वाले, टोकने वाले और उनके पर काटने वाले कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस है। सत्ता में आने से पहले शायद देवेंद्र फडणवीस ने यह मन में तय किया था कि जब तक शरद पवार को रोक नहीं पाऊंगा तब तक महाराष्ट्र अपने पकड़ में आने वाला नहीं है। और महाराष्ट्र को पकड़ में लाने के लिए शासन पर पकड़ होनी चाहिए, पार्टी संगठन पर पकड़ होनी चाहिए, और वो करते गए। और आज हम देखते हैं 10-11 साल बाद तो समझ में आता है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, या बनना चाहते हैं, या बनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अगला प्रधानमंत्री करके उनकी तरफ देख रहे हैं, चर्चा भी होती है, नाम भी उछला जाता है कि देवेंद्र फडणवीस ये मोदी के बाद प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। लेकिन कैसे हो गए? क्या पार्टी बनाएंगे? देखो, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पार्टी बाध्य नहीं थी, जरूरी नहीं था, लेकिन कार्यकर्ता ऐसे खड़े हो गए गोवा में 2013 में कि नरेंद्र मोदी का नाम अगले प्रधानमंत्री की रेस के लिए बीजेपी को डिक्लेयर करना पड़ा। क्योंकि एक बात साफ थी, मोदी जी के पैर गुजरात में पक्के थे। तो जिसको प्रधानमंत्री बनना है उसको किसी ना किसी एक बड़े राज्य में अपने पैर जमीन में घुसाकर रखने पड़ते। मोदी और देवेंद्र, नरेंद्र और देवेंद्र, इसकी तुलना करते जाओ। बहुत सारे मुद्दे बोल सकता हूं मैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, मतलब कोई नहीं, मतलब साफ है कि देवेंद्र फडणवीस जिस ढंग से महाराष्ट्र की राजनीति चला रहे, अपनी ही नहीं बाकी पार्टियों को भी अपनी पकड़ में रख पा रहे हैं, तो वो महाराष्ट्र में गुजरात की मोदी की राजनीति कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।